हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेजन रेमडीज। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका जिक्र मैंने पहले भी अपनी पुराने वीडियो में कई बार किया है। चाहे वो मेरा कन्वर्जन प्लाज्मा थेरेपी का वीडियो हो या कोरोना वायरस वैक्सीन के अपडेट का वीडियो हो, इस टॉपिक के बारे में मैंने जिक्र किया है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और क्लिनिकल ट्रायल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसे करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड, बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल? जब भी कोई नई ड्रग मार्केट में आती है तो उसके आने से पहले उसको एक रिगरस लेबोरेटरी और एनिमल टेस्टिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। लेबोरेटरी टेस्टिंग में फाइंड आउट करते हैं ड्रग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ड्रग का मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, उसकी सोलिबिलिटी प्रोफाइल क्या है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, उसकी इम्प्योरिटी प्रोफाइल क्या है, उसमें कितने हैवी मेटल है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एनिमल टेस्टिंग में। एनिमल टेस्टिंग हम करते हैं कि एक सुटेबल एनिमल मॉडल के थ्रू, चाहे वो रैट हो, रैबिट हो, माइस हो, गिनी पिग हो या कोई और सुटेबल एनिमल, जिसके अंदर हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं और ड्रग की डोज और इफेक्टिवनेस के डेटा को गैदर किया जाता है। और इन दोनों स्टडी को हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी, लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड एनिमल टेस्टिंग। फ्रेंड्स, हमें प्री क्लिनिकल स्टडी के थ्रू थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ड्रग की डोज और इफेक्टिवनेस क्या है, ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है और उसकी डोज कितनी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ड्रग एनिमल मॉडल में या एनिमल में इफेक्टिव है तो वो ह्यूमन वॉलंटियर पे भी या ह्यूमन पे भी वो इफेक्टिव होगी। इसलिए एक प्रोटोकॉल बाउंड रिगरस रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जाती है ह्यूमन वॉलंटियर में टू एस्टेब्लिश कि जो नई ड्रग है वो सेफ है, इफेक्टिव है, और टू फाइंड आउट कि इसकी डोज क्या होगी और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, बॉडी में कैसे ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। इस स्टडी को हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। फ्रेंड, बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस के बारे में। क्लिनिकल ट्रायल कैसे परफॉर्म किया जाता है। जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई इंडिविजुअल न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो पहले वो प्री क्लिनिकल स्टडी करता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। अगर उसको प्री क्लिनिकल स्टडी में सुटेबल या डिजायरेबल डेटा मिलता है तो वो फिर आईएनडी फाइल करता है। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, आईएनडीए। कंसर्न हेल्थ अथॉरिटी को वो डेटा सबमिट करता है, जैसे अमेरिका में यूएसएफडीए है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, इंडिया में सीडिस्को या डीसीजीआई है। तो जब उसको कंसर्न हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है आईएनडी का, तो फिर वो क्लिनिकल ट्रायल स्टडी की तैयारी शुरू करता है। क्लिनिकल ट्रायल स्टडी जनरली 4 फेजेस में कंडक्ट की जाती है। फेज 1, जिसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल फेज, जिसमें ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर आता है फेज 2, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी फेज, जिसमें ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी एक्सप्लोर की जाती है। फिर आता है फेज 3, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेटरी फेज, जिसमें ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को कंफर्म किया जाता है। और फेज 3 क्लियर हो जाने के बाद ड्रग को आप मार्केट कर सकते हैं, उसे कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। फेज 4, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी ड्रग मार्केट हो जाने के बाद लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग का सेफ्टी और एफिकेसी डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये फाइंड आउट किया जाता है कि ड्रग जो है स्पेशल पेशेंट्स में कैसे बिहेव कर रही है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी में उसका बिहेवियर कैसा है, एल्डरली पेशेंट में इफेक्टिव है कि नहीं है, या उन पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोई और डिजीज हो रखी है उसमें ड्रग का इफेक्टिवनेस क्या है। इस तरह का डेटा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सक्सेस रेट की। जनरली फेज 1 से फेज 2 में 70% ड्रग चली जाती है, क्लियर हो जाती है। फेज 2 से फेज 3 में सिर्फ 33% ड्रग ही क्लियर होती है। फेज 3 से फेज 4 में 25 से 30% ड्रग ही क्लियर हो पाती है। और जितनी भी ड्रग फेज 4 से मार्केट में जाती है उसमें 70 से 90% ड्रग मार्केट में स्टे करती है। बाकी ड्रग यानी 10% से 30% ड्रग को रिकॉल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज 1 से पहले आता है फेज 0। ये इंट्रोड्यूस किया गया है यूएसएफडीए के द्वारा। ये नया कंसेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या इन्वेस्टिगेटर जो नई ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहा है वो चाहे तो इस फेज को बाईपास कर सकता है। इसको करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी फेजेस को करना मैंडेटरी है। इस फेज को हम कहते हैं ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी। इस फेज में होता यह है कि 10 से 15 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और उनको नई ड्रग का सब थेरेपेटिक डोज, यानी उतनी डोज जो बॉडी के अंदर थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो सब थेरेपेटिक डोज इंट्रोड्यूस की जाती है और ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे मूव कर रही है। जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ड्रग कौन कौन से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है,
ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग कहाँ मेटाबोलाइज हो रही है, कितनी मेटाबोलाइज हो रही है, लीवर में मेटाबोलाइज हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है, या ड्रग का एक्सक्रीशन क्या है, वो किस रूट से एक्सक्रीट हो रही है, वो यूरिन से बाहर निकल रही है क्या, या फीसिस से एक्सक्रीट हो रही है, या लंग से एक्सक्रीट हो रही है। इस तरह का डेटा फार्माकोकाइनेटिक डेटा कहलाता है, इसको कलेक्ट किया जाता है। और फार्माकोडायनामिक का क्या मतलब होता है? फार्माकोडायनामिक का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, ड्रग का रिसेप्टर बाइंडिंग कैसा है, ड्रग हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के साथ कैसे इफेक्ट कर रही है, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा हार्ट कैसे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारी आइज कैसे कर रही है। इस तरह का जो डेटा है उसको कहलाता है फार्माकोडायनामिक डेटा। इस तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है, और अगर वो डेटा फेवरेबल हो तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी या इन्वेस्टिगेटर है वो आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर दोबारा से ड्रग को डेवलप करता है। इससे होता यह है कि जो क्लिनिकल ट्रायल में हैवी कॉस्ट आने वाली होती है उससे वो बच पाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ड्रग हमने डेवलप कर ली, उसे कई सारे डेरिवेटिव जो है डेवलप हो जाते हैं, उसे पता नहीं होता कि कौन सा जो डेरिवेटिव है बेटर इफेक्टिव है। तो उसके लिए करते क्या है, फेज 0 स्टडी करते हैं, और जिस डेरिवेटिव में बेटर फार्माकोलॉजिकल डेटा हमें मिलता है, यानी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक डेटा मिलता है, उस डेरिवेटिव को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। इसको फार्माकोलॉजिकल फेज भी कहते हैं। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में जो वॉलंटियर्स लिए जाते हैं वो 20 to 100 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं। लेकिन अगर ड्रग काफी टॉक्सिक नेचर की है, या इसको कुछ सीरियस इंडिकेशन में यूज किया जाने वाला है, जैसे कि कैंसर या एड्स हो गया, उस केस में हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स रिकमेंडेड नहीं होते। उन केसेस में हमें पेशेंट्स ही एनरोल कराने होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सेवरल मंथ होता है, यानी कि कई महीनों तक स्टडी चलती है। इसका जो पर्पज होता है वो होता है टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड द डोजेज ऑफ द ड्रग। इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए कुछ पैरामीटर हमें डिटरमाइन करने होते हैं, जैसे होता है सेफ्टी। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो वॉलंटियर्स जो अंडर स्टडी है उनके अंदर ये देखते हैं कि इनके अंदर कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहा, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की केसेस तो ऑब्जर्व नहीं हो रहे। फिर हम डिटरमाइन करते हैं सेफ डोज, कि कितनी थेरेपेटिक डोज जो है वो सेफ होगी, कितनी डोज देने के बाद रिएक्शन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। फिर हम टॉलरेबिलिटी को स्टडी करते हैं कि जो थेरेपेटिक डोज है उस डोज में सभी पेशेंट के अंदर ड्रग टॉलरेबल है कि नहीं है, कहीं किसी पेशेंट्स को या किसी वॉलंटियर को एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहे, किसी के बॉडी में टेम्परेचर चेंज तो नहीं आ रहा, किसी को इचिंग तो नहीं हो रही, मतलब थेरेपेटिक डोज में ड्रग टॉलरेबल है कि नहीं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं थेरेपेटिक डोज में। एडवर्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, जैसे वोमिटिंग हो गई, नोजिया हो गया, या इचिंग हो गई, या डायरिया हो गया, इस तरह के एडवर्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को एस्टेब्लिश करना कि इसका एब्जॉर्प्शन मतलब कितना है और कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसका मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में हो रहा है, ये कितना एक्सक्रीट हो रही है, किस रूट से एक्सक्रीट हो रही है। इस तरह के डेटा को कलेक्ट करना और फार्माकोडायनामिक डेटा को स्टडी करना कि ये बॉडी में कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में इसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह के डेटा को कलेक्ट करना, उसको एस्टेब्लिश करना, और ये फाइंड आउट करना कि ये ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, किस रूट से ये बेटर इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी। इस तरह के डेटा को डिटरमाइन करना और एस्टेब्लिश करना फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में किया जाता है। फ्रेंड, बात करते हैं फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल को एक्सप्लोरेटरी फेज भी कहा गया है। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग की सेफ्टी या एफिकेसी को एक्सप्लोर किया जाता है। इस स्टडी में हम जो वॉलंटियर्स लिए जाते हैं वो 100 to 500 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, लेकिन फेज 2 के अंदर हम हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स नहीं ले सकते। इस केसेस में हमें पेशेंट्स ही एनरोल कराने होते हैं। सपोज आपकी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट के लिए यूज होने वाली है, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट को एनरोल कराना होगा। इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो सेवरल मंथ to 2 ईयर होता है, और उसका जो पर्पज होता है टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग और ऑप्टिमम डोज ऑफ द ड्रग। ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को स्टडी करना और ऑप्टिमम डोज जो ड्रग की रिक्वायर्ड होगी उसको डिटरमाइन करना, उसका पता लगाना। इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं कि ड्रग की ऑप्टिमम डोज क्या है, कितनी डोज देने के बाद हमारी बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका पता लगाना, और हमारी बॉडी उस थेरेपेटिक डोज में किस तरह से थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको स्टडी करना। सपोज आपकी ड्रग अगर एंटी कैंसर ड्रग है तो उस थेरेपेटिक डोज में कैंसर ग्रोथ रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज की स्टडी की जाती है फेज 2 के अंदर। फ्रेंड, बात करते हैं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को कंफर्मेटरी फेज भी कहा गया है, और इस फेज में ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को कंफर्म किया जाता है। इसमें जो वॉलंटियर के नंबर्स होते हैं वो 1000 to 5000 होते हैं, 1000 से 5000 पेशेंट्स
लिए जाते हैं। इस फेज में भी हम हेल्दी ह्यूमन वॉलेटिल यूज नहीं कर सकते और इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 to 4 ईयर होता है और इसका जो पर्पज होता है टू कंफर्म द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। इस फेज के अंदर हम लोग बेसिकली करते ही हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा कलेक्ट करते हैं लार्ज पेशेंट्स के अंदर 1000 से 5000 पेशेंट लिए जाते हैं और उनके अंदर एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा कलेक्ट करते हैं ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को कंफर्म करने के लिए। और इस फेज के अंदर हम ड्रग के एडवर्स रिएक्शन को भी हम मॉनिटर करते हैं। फ्रेंड्स, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल क्लियर हो जाने के बाद ड्रग को मार्केट किया जा सकता है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। उसके कारण होता है कि ड्रग लार्ज पॉपुलेशन में यूज होने लग जाती है और उसके बाद फिर आता है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, जिसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी कहते हैं, कि यानी कि मार्केट हो जाने के बाद ड्रग का डेटा कलेक्ट करना सेफ्टी और एफिकेसी का। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में जो वॉलंटियर की संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो कई हजार हो सकते हैं, 1000 से लेकर 10,000 तक हो सकते हैं और अलग अलग डेमोग्राफिक एरिया में हो सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 to 4 ईयर होता है मिनिमम और इसका जो पर्पज होता है टू एस्टेब्लिश द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। जब मार्केट में ड्रग चली जाती है तो लार्ज पॉपुलेशन जब इसको यूज किया जा सकता है तो वहां पे उसके सेफ्टी एफिकेसी का डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ड्रग के पोटेंशियल बेनिफिट को फाइंड आउट किया जाता है, ड्रग के पोटेंशियल रिस्क को फाइंड आउट किया जाता है और स्पेशल पॉपुलेशन में ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में ड्रग का क्या इफेक्ट है, एल्डरली पेशेंट में ड्रग का क्या इफेक्ट है, चिल्ड्रंस में ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है और पेशेंट्स हैं जिनको दूसरी बीमारियां हो रखी हैं, दूसरी जो डिजीज कंडीशन है उनमें ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है। इस तरह का डेटा फेज 4 में कलेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल से करना जरूरी क्यों है? दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है टू एस्टेब्लिश द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन। इंसानों में दवाइयों की सेफ्टी और एफिकेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने होते हैं, क्योंकि एनिमल स्टडी से जो डेटा आता है उसको ह्यूमन पे एक्सट्रापोलेट नहीं किया जा सकता। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ड्रग एनिमल में सेफ और इफेक्टिव है तो इंसानों पे भी वो सेफ और इफेक्टिव होगी, क्योंकि इंसानों का जेनेटिक मेकअप एनिमल से बिल्कुल ही अलग होता है। इसका दूसरा रीजन है टू डिटरमाइन द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग। दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इंसानों में, इसका पता लगाने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, क्योंकि एनिमल में स्टडी करके हम इसका पता नहीं लगा सकते कि इंसानों में क्या साइड इफेक्ट आने वाले हैं। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करके इंसानों में क्या साइड इफेक्ट आएगा इसका पता तभी चल सकता है जब इस दवाइयों को इंसानों को दिया जाए। इसका तीसरा रीजन है एडिशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। जो भी साइंटिफिक नॉलेज है क्लिनिकल ट्रायल के बारे में या अलग अलग दवाइयों के बारे में, उसमें एक नॉलेज एडिशन हो जाता है जो साइंटिस्ट को काफी हेल्प करता है, रिसर्चर को हेल्प करता है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को हेल्प करता है कि इस तरह की दवाइयों को उन्हें डेवलप नहीं करना है या उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।